बनारस में शुरू से अपन लड़ते गए, सबको मतलब जो जैसे जैसे सीढ़ी से आता गया जी। बस सबको खाली कर दिए। इनकी इतना तो हम लोग नहीं कष्ट कर पाए, और ये तो कहाँ सूर्य हैं, हम लोग तो तारे भी नहीं हैं। बॉम्बे में कुश्ती, बड़ी बड़ी कुश्ती हुई। ये सुनने को मिलता है कि आपके पिताजी बहुत बड़े पहलवान हैं। वही डिवाइडर पर खड़ा करके हाथ जुड़वाए थे, हम भी वहाँ से देख रहे थे, दूर से मुलाकात नहीं हो पाई। हमारा चयन हो गया था यहाँ तेहरान के लिए। जी। तो जब जाना हुआ तो पिताजी बोले हम भी जाएंगे, वो जाने नहीं दिए हमसे। लाल जी पहलवान स्टेडियम में आ रहे हैं, पूरी जनता वहाँ बाबा विश्वनाथ की जय, हर हर महादेव, जो उत्तर भारतीय हैं, जो इनके प्रशंसक थे, सारे लोग नारा लगाते थे। नमस्कार। बनारस में दो चीज़ें बहुत प्रसिद्ध हैं, एक तो रंगबाजी और दूसरी कुश्ती। क्योंकि कुश्ती यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण कला है और कुश्ती ने यहाँ के लोगों को वो रंग दिया कि वो किसी को कुछ समझते नहीं हैं। मैं जब देखता हूँ बनारस को कभी, और ख़ास तौर से अहिराने के लोगों को देखता हूँ, तो गाजीपुर, आजमगढ़ और दूसरे जगह की अहिरानी के लोग जिस सामंती दबाव में रहे अपने ज़माने में, वो पढ़े लिखे डॉक्टर बने, अध्यापक बने और तमाम सारी उपलब्धियां हासिल की उन्होंने। लेकिन बनारस में ज़्यादातर लोगों का झुकाव पहलवानी की तरफ था। बाद में वो फोर्स में गए, पुलिस में गए और तमाम सारे अर्धसैनिक संगठनों में गए। लेकिन बनारस का एक अपना रुतबा रहा है और बनारस का लंबे समय तक रुतबा रहा है। यहाँ साधु पहलवान जैसे कद्दावर पहलवान थे। कहा जाता है उनके बारे में कि एक बार तो उनको किसी ने बहका दिया कि आप ओलंपिक में जा रहे हैं और जहाज़ में बैठेंगे, जहाज़ गिर पड़ेगी, और वो नहीं गए, उन्होंने कैंसिल करा दिया, नहीं तो वो ओलंपियन होते। उन्हीं के बाद की पीढ़ी में हम लालजी पहलवान, तेवर गांव के लालजी पहलवान को जानते हैं। तेवर गांव और लालजी पहलवान एक दूसरे के पूरक हैं। हम लोगों के बचपन में बच्चे लोग एक दूसरे को पुकारते, किसी का नाम लालजी होता था तो कहते अरे भाई तेवर सुनिए, और लालजी तेवर सबसे पेवर, ये कहावत थी। लालजी तेवर हमारे समय के कद्दावर पहलवान हैं। उन्होंने बहुत सारी कुश्तियाँ जीती, उनका एक बड़ा लंबा जीवन संघर्ष और यात्रा है। आज हम उनसे मुखातिब हैं गांव के लोग के लिए बातचीत करने के लिए। तो आइए उनसे मिलते हैं। बनारस की आन बान शान पहलवान लालजी यादव। पहलवान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका जन्म कहाँ हुआ था, इसी गांव में? हमारा जन्म इसी तेवरा गांव में हुआ था। जी। अपने परिवार के बारे में कुछ बताएं, कैसी पृष्ठभूमि थी आपके परिवार की? और हमारा परिवार मतलब वही खेती होती सब करते थे लोग। हमारे पिताजी भी पहलवान थे पहले। जी। हम लोग जब पढ़ने जाते थे तो पिताजी 12 बजे अपना लोग अखाड़ा लड़ते थे, उधर से आते थे तो हम लोग को भी लड़ा देते थे उसी में। और लड़कर हम लोग आते थे, नहा कर अपना चले जाते थे फिर पढ़ने। जी। उन्हीं के प्रेरणा से हम लोगों को सीख मिला लड़ने का। जी। हाँ। तो क्या वे दंगल भी लड़ते थे? हाँ, पिताजी भी लड़े थे। जहूर से कुश्ती हुई है, जहूर को और सामा पहलवान को पटक दिए थे पिताजी हमारे उस समय। तो हम लोग तो छोटे छोटे रहे होंगे। जी। हाँ, और उन्हीं से शौक़ मिला। स्कूल में भी हम लोग प्राइमरी में जब पढ़ रहे थे 1, 2, 3, 4 में, तो उसमें से कुश्ती हम लोग लड़ते थे। उस समय होता था कुश्ती, जाते थे, उसमें भी जीतते थे उसी समय से। जी। हाँ, लड़ते चले आए। 8 तक हमारी शिक्षा है। जी। हाँ, और फिर कुश्ती चलने लगी, मैंने पढ़ाई छोड़ दिया। तो कैसे तैयारी आपने की? ने बाद में जब आप बड़े दंगलों में हिस्सेदारी करने लगे तो किस तरह की तैयारी होती थी? क्या खान पान होता था, क्या संयम होता था, उसके बारे में बताएं। और खान पान तो बहुत था, घी था, दूध था। जी। हाँ, उस समय भी तो आधा किलो घी पीते थे, बादाम पीते थे, दूध 4 किलो 5 किलो पी जाते थे। हाँ, और दौड़ लगाते थे 15 किलोमीटर रोज। जी। सुबह कितने बजे उठते थे आप? 3 बजे उठ जाते थे सुबह। और उसके बाद दौड़ना धूपना? हाँ, पढ़ कर दौड़ना और फिर 9 बजे 10 बजे अखाड़े से घर आवे। जी। तब बादाम उदाम पिए। जोर होता था सब इसी में। कितनी दंड जो है आप मार लेते थे उस समय? कितने सपाटा दौड़ मारते थे? तो 4000 2000 दौड़ 2000 बैठक करते थे। अच्छा। लेकिन दौड़ ज़्यादा करते थे। अच्छा। और कुश्ती मतलब स्पीड में करते थे, मतलब धीमी नहीं, बहुत तेज़ी से।
जब आप बड़े दंगलों में जाना शुरू हुए तो किन लोगों से आपका मुकाबला हुआ और मतलब क्या परिणाम? बनारस में शुरू से अपन लड़ते गए सबको, मतलब जो जैसे जैसे श्रेणी से आता गया जी मतलब सबको खाली कर दिए। जो बड़े पहलवान थे मतलब वही 14 साल की उम्र में। इसके बाद भारत भीम जनार्दन, राधे पहलवान, रामजीत पहलवान, मन्नू पहलवान, बिजली पहलवान, सब लोग मतलब उसी में लपेटे में आ गए हैं, कोई नहीं बचा। जी तो बॉम्बे जाने लगे। हम्म बॉम्बे में कुश्ती, बड़ी बड़ी कुश्ती हुई। और डगरू कमरकर, संभाजी हरि पवार, चम्बा मुतनाले, दीना पहलवान और शिवाजी पाँच पोते, हिंद केसरी, दिल्ली के किशन पहलवान हिंद केसरी, सुरेश पहलवान, जगदीश मित्तल, नेशनल में 74 सन 74 में 75 में हुआ था। जी उसमें नेत्रपाल सिंह हिंद केसरी, जगदीश मित्तल और ईश्वर सिंह हिंद केसरी, मैंने इन लोगों को मतलब हरा कर हमारा चयन हो गया था यहाँ तेहरान के लिए। जी तो जब जाना हुआ तो पिताजी बोले हम भी जाएंगे, वो जाने नहीं दिए हम कि हम भी चलेंगे। भाई लोग बोले कि एक कोच जाएगा, पहलवान जाएंगे, आपका खर्चा कौन देगा, नहीं जाने दिए। इसीलिए पुलिस में भी गए, पुलिस में भी गोल्ड मेडल दिए, नेशनल में, इंडिया में, जोइनल में सब गोल्ड देते रहे। बिजली विभाग में फिर आ गए छोड़कर, इसमें भी देते रहे। बिजली विभाग से ही रिटायर होकर घर बैठे हैं। अच्छा, कुश्ती एक प्रेजेंस ऑफ माइंड की कला है, तुरंत आपको देखना और बिजली की गति से फैसला लेना। हाँ ऐसी तमाम सारी कुश्तियाँ रही होंगी। हाँ। कुछ अनुभव बताइए कि जब आपके सामने आपका प्रतिद्वंदी बहुत तगड़ा रहा हो और आपको लगता हो कि वो आपको घेर रहा है और उससे कैसे फैसला किया आपने? कितने बड़े लोग हो, लेकिन वो दिल में होता था कि इनको जो है जीतना है। उतना अभ्यास करते थे, उससे खाते थे। उस समय जब बड़ी कुश्तियाँ होती थी तो 1 किलो घी पी जाते थे हम जी 1 किलो बादाम पिसा जाता था और वैसा रियाज करते थे, जोर करते थे और दिल में रहता था कि इनको जीते। हाँ ये बात है। और जिससे जिससे लड़े मतलब किसी से मतलब हारे नहीं, सबको तो जीतते विदेशों गए। में आप गए कि नहीं? विदेश में वो नहीं जाने, तेहरान नहीं हाँ तेहरान नहीं जाने दिए। इसके बाद में चोट लग गया। इसके बाद फिर ठीक हुआ तो फिर लड़ने लगे, तो मिट्टी में ज़्यादा लड़ने लगे, मैट पर। मने मैट पर भी लड़े हैं। कुश्ती में भी कई तरह की माने यह है जैसे मैट पर लड़ना और मैट पर भी लड़ते थे पहले। पुलिस में जो इंडिया का होता था, हर विभाग में होता था, तो मैटअप होता था, जी। उसमें भी जीतते थे। किसी को नहीं छोड़े, जो जो आया सामने। परिवार के बारे में बताइए, हाँ, आपका हाँ, जो निजी परिवार है। परिवार में हमारे 4 बेटे हैं। जी एक बड़े सतीश पहलवान, उसके बाद अजीत, सुजीत, सुमित, जी ये भी लोग पहलवान थे। नेशनल में गए हैं, सब जगह लड़े। इसी खेल से ही 2 बेटे रेलवे में मुगलसराय हो गए हैं। आप जब इतने बड़े हैसियत में आए और आपका गांव निश्चित रूप से एक आपकी प्रेरणा से बहुत सारे बच्चों ने पहलवानी की दिशा तय की होगी, जी। उनके लिए आपने क्या किया? उनमें से कितने लोगों को आप अब निकाल बच्चे पाए? जो जो लड़े सब अपने अपने विभाग में, कहीं मिलिट्री में, पुलिस में, सीएसएफ में, सब अपना होते गए। हाँ आपका जो अखाड़ा है वो किस इलाके में? यही गांव में? तेवर गांव में ही अखाड़ा हमारा है। लेकिन जब हमारा कुश्तियाँ पड़ती थी तो हम उस समय पुलिस फोर्स में थे, भोपाल में। उसमें कंपनी कमांडर थे, तो वहाँ होती थी तो वहाँ जोर करते थे। वहाँ बड़े बड़े पहलवान थे, तेज सिंह थे आगरा के। अरे वहाँ 50 पहलवान थे, सबको जोर कराते थे। जी। अभी चीज़ें बदल रही हैं। अभी पश्चिम की तरफ हरियाणा और दिल्ली की तरफ जो है कुश्ती तेज हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुश्तियाँ होती हैं, वहाँ बहुत सारी महिला खिलाड़ी आई। बनारस का जो एक रुतबा था कुश्ती में अब धीरे धीरे खत्म हो गया, कोई जी, पहलवान नहीं जी। बचा। मेरे गांव में अखाड़ा है साधु पहलवान का, लेकिन कोई पहलवान नहीं है। आपके गांव में भी क्या स्थिति है मुझे नहीं पता, लेकिन कहीं इस तरह की चीज़ें नहीं दिख रही हैं। नहीं, हमारे गांव में भी उतना शौक नहीं है। सब नौकरी पढ़ाने के चक्कर में हैं लोग, नौकरी के चक्कर में। अब तो नौकरी भी बहुत कम मिल रही है। पहले जो नौकरी थी उसलिए सब लोग कराते थे, खिलाते थे, उसी में मिलती थी किसी को, पोस्ट ऑफिस में, बैंक में, पुलिस में,
हर जगह, लेकिन अब थोड़ा स्पोर्ट में मिलता था हर जगह, कोटा था एक कोटा था, लेकिन अब बिजली विभाग में थे बहुत, अब तो सब बंद कर दिए लोग, और इसलिए थोड़ा शौक खत्म हो गया है यहाँ। हाँ, यहाँ कबड्डी का इस समय चल रहा है बहुत अच्छा। अच्छा। हमारे राजेश भाई हैं बनियापुर के, उन्होंने बहुत लड़कों को कराए भर्ती, अभी खिला रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। वो कुश्ती का सचिव हैं उनका, हाँ वो तो रिटायर हो गए, लेकिन उनका बेटा हो गया है। हाँ, इस समय कबड्डी अच्छी चल रही है बनारस की हमारे। अच्छा, एक चीज़ बताइए मुझे, हरियाणा में लड़कियां निकली, फोगाट बहनें निकली और तमाम सारी लड़कियां निकली, लेकिन पूर्वांचल में लड़कियों का ऐसा कोई क्रेज नहीं बना कुश्ती की तरफ। क्रेज बनता, लेकिन यहाँ उतने बड़े पहलवान नहीं हैं जी। और हम अरे आप या हम पहलवान को खिला कर कैसे बनाएंगे? उनका जोर नहीं होगा, उसका तरीका नहीं होगा। 100 किलो का हो गया, 100 किलो के पहलवान दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो 50 और 70 के पहलवानों से नहीं जोर कर पाएंगे। अच्छा जोर मिलेगा और अच्छा कर्तव्य रहेगा, तभी पहलवान बनेंगे। अच्छा, डाइट का एक बड़ा सवाल है। मैं देख रहा हूँ कि इस इलाके से कुश्ती का जो चलन खत्म हुआ, उसके पीछे डाइट भी एक बड़ा कारण है। डाइट भी है। और मैंने अपनी रिपोर्टिंग के दौरान ये देखा कि किसानों के घर से जहाँ पहलवान निकलते थे, वो तो खुद ही बेचारे कर्जे में दबे जा रहे हैं, तो उनकी थाली की जो पौष्टिकता थी वो खत्म हो गई है लगभग। एक बड़ा कारण ये दिखता है। आपको क्या लगता है? कमी है। नहीं, सही बात है, ये भी कमी है, खाने पीने की भी कमी है। हाँ, कर नहीं पा रहे हैं लोग, इतना महंगाई आ गई है कि जो ना है मैंने आजीविका के दबाव ने उनको इस तरफ से विरत कर दिया। लेकिन अभी देख रहा हूँ कि नई पीढ़ी के बच्चे सब जो है मोबाइल में बहुत बिजी हैं। मोबाइल में है, मोबाइल ने एकदम उनको तबाह कर दिया है। पढ़ाई में भी उनकी दिलचस्पी मोबाइल के कारण बनी हुई है, और कैसे उसका उपयोग कर रहे हैं। लेकिन कुश्ती वगैरह तो इससे एकदम बिल्कुल तबाही के हाँ, मोबाइल से ज़्यादा नुकसान हो रहा है। उसमें हम तो नहीं देखे, लेकिन एक बार देखे कुछ, और हम उसको हटा दिए मोबाइल भी। जी हाँ, आपको मैं देख रहा हूँ डब्बा मोबाइल आप लिए। मोबाइल देखे हमको, इसीलिए जो मोबाइल बड़े बड़े लोग रखे हैं, ये सब इसी में व्यस्त रहते हैं सब। ऐसे मोबाइल तो लेना चाहिए अपने काम के लिए। आखिरी सवाल ये है कि अभी जो अब आपकी तीसरी पीढ़ी भी तैयार हो रही है और पूरा परिदृश्य भी बदल रहा है, आप उनके लिए क्या सोचते हैं? सोचते हैं, विचार तो हमारा था बच्चों को भी लड़ाएं, लेकिन उतना बड़ा वजन हो जाएगा 100 किलो का, उतना ताकत हो जाएगा, कौन जोर कराएगा? कहाँ भेजेंगे? बाहर भेजेंगे उतना व्यवस्था नहीं हो पाएगी। यहाँ कोई उतना पहलवान नहीं है। यहाँ होगा तो 70 80 90 70 किलो का होगा, बहुत ज़्यादा तो एक आध दो 100 किलो का होंगे, नहीं होंगे लोग, लेकिन उसमें 4-6 रहना चाहिए। जी। जैसे दिल्ली में सतपाल पहलवान लड़ रहे थे, उस समय करतार थे, सतपाल थे, और ये कौन था, सुखचैन था जी। अरे ये थे भी, जो जगदीश मित्तल था। इतने इतने पहलवान बड़े बड़े थे, 100 110 किलो के, उससे जोर करते थे लोग, इसलिए सब लोग आगे बढ़े। मैंने प्रतियोगी अगर नहीं है तो आप बहुत कुछ नहीं कर, रियाज से उतना नहीं होता है। जोर जितना अच्छा करेंगे तेजी में, वो अच्छा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने हमारे दौर के बहुत बड़े पहलवान लालजी यादव से सुना कि उन्होंने किस तरीके से अपना जीवन संघर्ष शुरू किया, कैसे कुश्ती को उन्होंने एक बहुत ऊंचाई पर ले जाके खड़ा किया अपने इलाके में, और आज कुश्ती लगातार इन इलाकों से ख़त्म हो रही है। यह उनका अफसोस भी है कि इस तरह के लोग नहीं हैं, क्योंकि जब बहुत से लोग नहीं होंगे तो एकल पहलवान कोई बहुत काम नहीं कर सकता। आइए हम उनके घर में कुछ लोगों से बातचीत करते हैं कि वे किस तरीके से लालजी पहलवान घर में क्या हैं। क्या है? सतीश यादव जी। आपके पिताजी नामी पहलवान रहे हैं जी। बचपन से जब आप थोड़ा जानने समझने वाले रहे होंगे और हुए होंगे, और आपके पिताजी का नाम इतना बड़ा, कैसा लगता रहा उस समय? हम छोटे बच्चे थे उस समय, करीब हमको याद है इनकी कुश्ती तो हम एक देखे हैं मुंबई की। अच्छा। नाम तो जब जानकार हुए तो बहुत सुने हम कि बहुत बड़े पहलवान थे आपके पिताजी। जी। और इतने बड़े स्टार थे, तो हम तो इनकी कुश्ती अच्छे से देख नहीं पाए। एक मुंबई के हम देखे थे, हमारे पापा की जो कुश्ती पड़ी थी, तो हम उस समय थे करीब 10 साल के। तो हमारे यहाँ 5-6 पहलवान, हमारे अखाड़े के पहलवान और थे पापा से जो जूनियर थे, तो कुश्ती पड़ी थी। तो कुश्ती
हम गए थे ट्रेन से, ये लोग तो फ्लाइट से जाते थे। इनको ठेकेदार आते थे तो फ्लाइट का टिकट और होटल का रहने खड़ने का लोग को भाड़ा किराया देते थे। इनका होता था जो कि एग्रीमेंट करते थे कि हमें इतना 1 लाख रुपया में, उस समय सन 72-74 में इनकी जो कुश्ती मुंबई में पड़ती थी, वो जामले ठेकेदार आते थे जो कराते थे मुंबई में कुश्ती। साल में 2 बार होता था, 26 जनवरी और दीपावली पे। तो वहाँ से जामले आते थे 3 महीना पहले, 4 महीना जब कुश्ती पड़ती थी तो इनको आके बुक करते थे कि हमारी कुश्ती डेट में पड़ेगी, आपको कितना पैसा चाहिए। तो ये लोग उस समय पैसा एक करीब हमको लगता है कि 1 लाख के नियर अबाउट उस समय लेते थे। और फ्लाइट का टिकट 2-3 पहलवान साथ में, एक उस्ताद इनके रहते थे, बाबू अर्जुन सिंह गोला के हैं, वो उस्ताद जाते थे और फ्लाइट का टिकट इन लोग को मिलता था। होटल में रहने ठहरने का, हम कार से जाने का, दंगल में घूमने का 2-4 दिन। तो ठेकेदार बोलते थे कुछ कम पैसा वैसा, तो बोले नहीं भाई कम नहीं चाहिए हमें, आप पूरे भारत में किसी से कुश्ती डाल दीजिए और मुझे 1 लाख रुपए चाहिए। और कुश्ती इनकी एग्रीमेंट होता था, स्टाम्प पे लिखा पड़ी होती थी और उसमें समय नहीं होता था, 1 नंबर कुश्ती पड़ती थी। चाहे घंटा में बार पछड़ हो, चाहे फाइनल हो, चाहे पटके चाहे पटकाए। तो ये कुश्ती लास्ट में हमको लगता है वही 90 के नियर अबाउट में हम देखे थे, वही लेके गए थे। तो ये तो होटल में थे, पहले फ्लाइट से हम लोग ट्रेन से निकलते थे, लोग फ्लाइट से जाते थे। तो ट्रेन में हमको लोग, कौन लेके गया था? एक हमारे चाचा लोग हैं, पहलवान थे, पापा से थोड़ा जूनियर थे, सूर्यनाथ पहलवान थे और राकेश पहलवान, एक हमारे घर पे रहते थे आजमगढ़ के गिरधारी यादव, वो भी सुपर हैवी पहलवान थे। लेकिन उन लोग की कुश्ती 10 नंबर 15 नंबर में पड़ती थी, इनकी 1 नंबर में पड़ती थी। दंगल में हम लोग पहुंचे थे, लोग 12 बजे से दंगल चालू हो गया स्टेडियम में। कामगार 4 बजे जब स्टेडियम इन किए तो वहाँ हुआ कि भारत केसरी लाल जी पहलवान स्टेडियम में आ रहे हैं। तो पूरी जनता वहाँ बाबा विश्वनाथ की जय, हर हर महादेव, जो उत्तर भारतीय हैं, जो इनके प्रशंसक थे, सारे लोग नारा लगाते थे। वो कुश्ती हमने देखा था, बस हमको लगता है कि 10-12 मिनट में कुश्ती जी जिससे हुई थी, शिवाजी पासपुते थे ऐसे ही, तो उन्हीं से हुई थी। हमको लगता है 15 मिनट में पापा ने उनको दम पटक दिया और कन्हे पे ले जनता बहुत घेरी थी इनाम देने के लिए कि पूरी फोर्स उनको घेरा बना के उनको एम्बेसडर से ले गई, बाहर ले गई। तो इतना जनता अंदर नहीं इन कर पाई थी, इतना भीड़ हो गया था स्टेडियम में। तो जनता वहाँ डिवाइडर पर जनता गाड़ी रोक ली कि नहीं, हम लोग अंदर नहीं हन पाए, स्टेडियम बंद कर दिया गया कि ओवर लोड हो गया है, तो हमें पहलवान को बाहर से ही दिखा दीजिए। तो पहलवान जी को, बाबा जी को, वही प्रशासन ने उनको डिवाइडर पे ही खड़ा करके, निगोटे जंघे पे लगाया था, मिट्टी लगा था, तो वही डिवाइडर पर खड़ा करके हाथ जुड़वाए थे। हम भी वहाँ से देख रहे, दूर से मुलाकात नहीं हो पाई, इतनी जनता उनको ढकेल रही थी। फिर वहाँ ही बोला गया स्टेडियम में कि इस होटल में जिसको मिलना है, जिनको स्वागत करना है, इस होटल में टिके हैं, इस रूम में आप जाके इनसे मिल सकते हैं, अपना समय दे के स्वागत कर सकते हैं। और क्योंकि यहाँ पर मलबा हो जाएगा, इतना भीड़ है कि दब जाएंगे, आदमी मर जाएंगे, इसलिए साइड से लोग को इनको हटाया जा रहा है। तो यही हुआ था, एक कुश्ती वही लास्ट देखे थे। और तो भाई जब से हमको जानकारी है, साथ ही में है पिताजी हैं, सेवा करने का मौका मिल रहा है इनका। आप भी कुश्ती में गए तो आपके कोच भी यही रहे होंगे प्रारंभिक? हमारे प्रारंभिक कुश्ती के गुरु तो यही हैं। और बाबू अर्जुन सिंह थे, पापा जी के जो गुरु जी थे वो भी थे, आते थे उस समय। हम जब लड़ते थे तो हम लोग को भी लड़ाते थे, पापा को भी लड़ाए, हम लोग को भी लड़ाए। लेकिन उनके बाद तो पापा ही शिक्षा दीक्षा दिए हैं, उन्हीं के क्षेत्र छाया में हम लोग हैं। इंडिया में हमारा सब जूनियर में 3रा स्थान है इंडिया में, और ऑल इंडिया रेलवे में 2nd प्लेस है, 1st प्लेस है ऑल इंडिया रेलवे में। तो इन्होंने जैसे सिखाया तो किस रूप में सिखाते थे? शिक्षक कैसे थे? पिताजी तो आपके हैं ही, लेकिन जैसे क्या होता है कि शिक्षक जब कोई भी व्यक्ति बनता है जी, तो उसको अपना विद्यार्थी नज़र आता है, विद्यार्थी को फिर वो बेटा नहीं मानता, विद्यार्थी ही मानता है। तो कैसे शिक्षक थे कुश्ती के आपके? कुश्ती में एक तो इनका बेटे थे, कष्ट भी होता था, लेकिन शिक्षक थे, गुरु थे, तो कष्ट को भी दरकिनार करके हम लोग को मारते थे और रियाज करवाते थे। सुबह उठ के दौड़ाते थे, साइकिल से भी ले जाते थे, शाम को बैठते थे अखाड़े पे डंडा लेके, बिगड़ते थे कि नहीं आपको बिना करे कुछ कर्म किए कुछ मिलेगा नहीं, कर्म करिए, कष्ट झेलिए, खाने के लिए हम जो रहेगा, हम हमारे जो उठेगा हम खिलाएंगे आपको, अच्छे से अच्छा जो चीज़ हमारे सिस्टम में रहेगा हम आपको करेंगे, आप लोग करिए। इस आधार पर हम लोग भी कष्ट थोड़ा झेले हैं। अब इनकी इतना तो हम लोग नहीं कष्ट कर पाए,
और ये तो कहाँ सूर्य हैं, हम लोग तो तारे भी नहीं हैं। हाँ, ये उग जाएंगे तो सारे हम लोग तो उसमें समा जाएंगे। ये अकेले दिखेंगे, हम तो लोग तो ऐसे ही हैं। हजारों तारा है, लेकिन एक तो अगर अकेले वो कहीं चले गए तो सूर्य हो गए। जी। तो इनका उपमा तो हम लोग नहीं कर पाएंगे। आपका नाम क्या है? सुजीत यादव। जी, क्या करते हैं आप? हम कुश्ती। कुश्ती करते हैं? हाँ आप एक बड़े पहलवान के बेटे हैं। जी। आपको किसने सिखाया कुश्ती लड़ने के लिए? पिताजी। कैसे सिखाते थे? क्या उनका माने सिखाने का तरीका था और कितना गुरु थे, कितने पिता थे वो? पहले तो पिता है, उसके बाद गुरु। जी, और क्योंकि कुश्ती तो बहुत मेहनत की बहुत बात है। बहुत मेहनत की बात है। तो कुश्ती लेकिन सिखाते थे जी, गुरु की तरह। मालिश करते थे, खिलाते थे, रियाज कराते थे बैठ के। अब आपकी लगभग पहलवानी में चौथी या पांचवी पीढ़ी होगी। चौथी पीढ़ी के व्यक्ति आप हैं। हाँ। अब एक पीढ़ी और तैयार हो रही है। उनके बारे में क्या सोचते हैं आप कि वो जाएंगे उधर कि वो जो जहाँ जाना चाहेंगे वहीं अब जाएंगे? इधर तो पहलवानी धीरे धीरे ख़त्म हो गई है। अब ये बच्चे नहीं है अखाड़े पर, तो इसलिए थोड़ा पढ़ाई पर विशेष ध्यान है। अपने पिता को लेकर क्या फील होता है आपको? जैसे एक पिता का नाम बनारस में सब जानते हैं। हाँ। और दूर दूर तक जानते हैं। उनको लेकर आपकी फीलिंग, आपका गौरव बोध क्या है? पिताजी जे कहीं जाते तो सम्मान बहुत होता है। हम लोग को एकदम गर्व सही होता है। जी, और बहुत बड़े पहलवान हैं। जी। बुजुर्गों से सुनने को मिलता है, हम लोग तो देखे हैं नहीं, लेकिन सुनने को मिलता है कि आपके पिताजी बहुत बड़े पहलवान हैं, वैसा आप लोग भी बनो। लेकिन उतना हम लोग कर नहीं पाए। बनारस की कुश्ती की जो किताब है उसके एक धुरंधर महारथी लालजी यादव की बातचीत अभी हमने आपके सामने रखी। उन्होंने बताया कि उनकी जीवन यात्रा कैसे शुरू हुई, कितनी मशक्क़त से उन्होंने अपने शरीर सौष्ठव को बनाया और दांव पेच सीखा और कहाँ कहाँ उन्होंने कुश्तियाँ लड़ी। उनके बड़े बेटे भी पहलवान रहे हैं, छोटे मझले बेटे, और उनके 4 बेटे हैं। उन चारों में कुछ न कुछ उस तरह की इंस्टिंक्ट हैं, वे भी पहलवानी करते हैं। और एक बड़ा सम्मानित परिवार है इस गांव का, जिसको तेवर कहते हैं। तेवर का मतलब ही ये है कि आपकी ऐंठ, आपकी त्वरा, आपकी तेज़ी, उसी को तेवर कहते हैं। तो तेवर गांव के लालजी पहलवान से अभी हम बातचीत कर रहे थे। ऐसे तमाम सारे पहलवान, फरी कलैया वाले, जोड़ी गदा फेरने वाले और तमाम इस तरह की जो मल्ल कलाएँ थी, उन मल्ल कलाओं के जो भूले बिसरे लोग हैं, हस्तियां हैं, उनकी हम बातचीत आपके सामने ले आएंगे, ताकि पूर्वांचल के सांस्कृतिक विरासत के बारे में हम वाकिफ़ हो सकें, हमारी पीढ़ियाँ वाकिफ़ हो सकें। गांव के लोग के लिए मैं रामजी यादव, नमस्कार।